नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। कार्यक्रम में बात मध्य प्रदेश की, जहां डेंगू और वायरल फीवर के अटैक ने आम लोगों के साथ साथ शासन प्रशासन की मुश्किलों को भी बढ़ा दिया है। अस्पतालों में हालात ऐसे हो चुके हैं कि फर्श पर मरीजों का इलाज करना पड़ रहा है। आज चर्चा इसी मसले पर करेंगे। आखिर थोड़ी से दबाव में क्यों स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराने लगती है? क्या कोरोना की आफत के बाद भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिए? इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान होंगे, उनसे चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में कोरोना के कहर से थोड़ी राहत मिली ही थी कि अब वायरल और डेंगू के डंक ने ऐसा डसना शुरू किया कि पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था ही चरमराने लगी। मध्य प्रदेश के कोने कोने से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो ये बताने के लिए काफी हैं कि मध्य प्रदेश के हेल्थ सिस्टम को इस वक्त खुद सर्जरी की जरूरत है। दरअसल डेंगू और वायरल के बढ़ते मामलों के कारण अस्पताल खचाखच भर रहे हैं, बिस्तर कम पड़ रहे हैं, तो मरीजों को जमीन पर ही लिटा दिया जा रहा है। लेकिन जिम्मेदार अब भी कह रहे हैं कि स्थिति नियंत्रण में है। बहरहाल बड़ा सवाल ये है कि आखिर स्वास्थ्य सेवाओं पर थोड़ा भी दबाव बढ़ने से ये चरमराने क्यों लगती है? तो इसे जानने के लिए एमपी के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। दरअसल मध्य प्रदेश में 10,000 की आबादी पर सिर्फ 11 डॉक्टर हैं। इनमें आयुष और एलोपैथी के डॉक्टर शामिल हैं। एमपी में 10,000 की आबादी पर सिर्फ 5 नर्सें हैं, जबकि 10,000 की आबादी पर 4 स्वास्थ्य कर्मी हैं। इस तरह कुल 10,000 लोगों पर 21 हेल्थ स्टाफ है, जबकि 2,666 लोगों पर सिर्फ 1 एलोपैथी डॉक्टर है। मध्य प्रदेश में कुल रजिस्टर्ड डॉक्टर वैसे तो 45,000 हैं, लेकिन हर साल करीब 800 डॉक्टर अन्य राज्यों में चले जाते हैं, जबकि 300 से 400 डॉक्टर दूसरे राज्यों से एमपी में आते हैं। इस तरह व्यवहार में एमपी में करीब 30,000 रजिस्टर्ड डॉक्टर ही इस समय हैं। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में 2,600 से ज्यादा विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है, जबकि 1,400 से ज्यादा पद चिकित्सा अधिकारियों के खाली पड़े हैं। वहीं एमपी में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर खर्च की बात करें तो ये महज 716 रुपए है। तो इन आंकड़ों के बाद अब आप ये समझ ही गए होंगे कि आखिर थोड़े भी क्रिटिकल सिचुएशन में एमपी में हेल्थ सिस्टम चरमराने क्यों लगता है। बहरहाल इस वक्त स्थिति एमपी में वाकई गंभीर है। इस बीच सरकार ने 30 सितंबर तक मध्य प्रदेश में सभी को वैक्सीन की कम से कम 1 डोज देने का लक्ष्य तय कर रखा है। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव, डॉक्टर और अन्य मेडिकल स्टाफ की कमी के चलते दूसरे अभियानों पर असर पड़ना तय माना जा रहा है। टीम न्यूज स्टेट। तो मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात लगातार होती है, कोशिशें चलती हैं, काम होता है, लेकिन उसके बाद भी अगर थोड़ी सी बीमारियों में व्यवस्थाएं चरमराने लगती हैं, अस्पतालों में स्टाफ की कमी महसूस होने लगती है, तब फिर कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। इसी के इर्द गिर्द चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। डॉक्टर शरद पंडित हमारे साथ हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। आशीष अग्रवाल जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, आशीष जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमीनुल खान सूरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। खान साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आशीष जी शुरुआत आपसे ही करते हैं। थोड़ी सी भी अगर व्यवस्थाएं दबाव में आती हैं, या ये कह लीजिए कि वायरल के मरीजों की संख्या बढ़ती है, डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती है, या फिर नॉर्मल बीमारियां भी अगर थोड़ी सी बढ़ती दिखाई देती हैं, तो व्यवस्थाएं फिर थोड़ी सी बिगड़ने लगती हैं और बिगड़ती दिखाई देती हैं। आखिर इसका क्या कारण हो सकता है आशीष जी? देखिए दीपेश जी, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ कि कोई व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं। हाँ, निश्चित ही ये चूंकि मौसम ऐसा है कि इस समय डेंगू, मलेरिया इन सब के प्रकरण बढ़ते हैं, तो सरकार ने पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता से इसकी समीक्षा की है। आज स्वयं मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य पीएस, इन सभी अधिकारियों के साथ बैठक की है और कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए। यानी कि जो हमने अध्ययन किया उसमें कुछ जिले निकल कर आए, जैसे मंदसौर, जबलपुर, रतलाम, आगरमालवा, भोपाल, इंदौर, छिंदवाड़ा, यहाँ पर केसेस अधिक मात्रा में आ रहे थे, तो इनको हमने एक अलर्ट कैटेगरी में ले लिया। इन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा क्योंकि डेंगू का ये समय है, तो हर जिला अस्पताल में 10 बेड का आइसोलेशन बेड डेंगू के लिए हम रजिस्टर्ड कर रहे हैं। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो भारत सरकार के द्वारा डेंगू के ट्रीटमेंट के लिए है, उसको पहले से हम उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही ये भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इसको तुरंत परीक्षण करके पहली स्टेज में आइडेंटिफाई किया जाए ताकि केस सीरियस नहीं हो।
उसके बाद चूंकि डेंगू का ये जो वायरस है वो और तेजी से फैले नहीं, तो इसके लिए जो रसायन का छिड़काव है, कहीं पर 7 दिन से अधिक जल जमाव ना हो इत्यादि इंस्ट्रक्शन भी मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में दिए जा चुके हैं। सरकार और स्वास्थ्य का विभाग पूरी तरह से इस स्थिति को काबू करने में सक्षम है और कर रहा है। बिल्कुल, लेकिन आशीष जी, इसी तरह मेरा एक सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है, ऐसा लगता है आशीष जी सुन लीजिए सर, मेरा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि इस तरह की व्यवस्थाएं दुरुस्त होती हैं, होने की बात कही जाती है, लेकिन अगर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता है तो फिर व्यवस्थाएं गड़बड़ाती हुई दिखाई देती है। मरीज के जमीन पर इलाज चल रहे हैं, एक बेड पर 2 बच्चों को लिटाया जा रहा है। मेरा सवाल इसलिए यहां पर खड़ा होता है कि हर बार क्या ये व्यवस्थाएं स्वास्थ्य विभाग को नहीं संभालनी चाहिए, अधिकारियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि वो इसे गंभीरता से लें और उस पर अमल किया जाए? हर बार मुख्यमंत्री को सामने आना पड़ता है, वो जिलों के अधिकारियों की और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक लेते हैं, उन्हें जरूरी दिशा निर्देश देते हैं। सीएम के कहने के बाद की ये एक्टिविटी क्यों बढ़ती है? पहले से क्या विभागीय स्तर पर वो दुरुस्त काम नहीं होने चाहिए? नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सिस्टम अपने आप तो काम करता है, परंतु जो एक नेतृत्व का जो एक लक्षण होता है उसमें जरूर आता है। जैसे 15 माह की कमलनाथ सरकार में सिस्टम क्या काम करता था और शिवराज सिंह जी की सरकार में क्या काम करता है, तो उसमें जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि जो तरंगे ऊपर से बहती हैं वही नीचे चलती हैं। तो शिवराज सिंह जी का जो एक नेतृत्व है, जो वो एक अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचने की बात करते हैं और उसका अनुभव उनको है, तो निश्चित ही उनके नेतृत्व में जब काम होता है तो असरदार होता है। बिल्कुल, चलिए साथ में रहें। सूरी साहब से भी एक कमेंट ले लेते हैं। सूरी सर, कैसे देखते हैं व्यवस्थाएं अभी जो आपको नजर आ रही हैं, मीडिया रिपोर्ट्स में जो निकलकर सामने आ रही है, ग्राउंड के जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, कैसे देखते हैं सर इन व्यवस्थाओं को? देखिए दीपेश जी, जब कोरोना की पहली लहर आई थी तब भी स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी के कारण पहली लहर थी, हमने कई अपने लोगों को खोया। दूसरी लहर में ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, दवाइयों का अभाव, हॉस्पिटल में बिस्तर उपलब्ध न होने के कारण फिर हमने कई लोगों को खोया। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं इस तरह चरमरा गई हैं कि बीमारी से तो आदमी को जो होती है मृत्यु होती है, पर सरकार की नाकाबिलियत के कारण, प्रॉपर सुविधाएं न होने कारण, सुविधाओं का अभाव होने कारण, जिसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है, उसके कारण जब लोग अपने परिजनों को खोते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। आज वही स्थिति फिर डेंगू और वायरल की बनके सामने आ गई है। मुझे आश्चर्य होता है, कल ग्वालियर के गजरा राजे मेडिकल कॉलेज से ही फोटो वायरल हुआ था, जहां एक बिस्तर पे 4-4 बच्चों को बिठाया हुआ था, और वो भारतीय जनता पार्टी के मेरे प्रवक्ता साथी आशीष अग्रवाल जी का गृह जिला है, वहां पे इतनी बुरी स्थिति थी। उसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संतोषजनक स्थिति बोलते हैं। एक बिस्तर पे 4-4 लोग लेटे हुए हैं, इसको आप संतोषजनक कहते हैं? बिस्तरों का अभाव है, लोगों को फर्श पे बिठाया जा रहा है, ये स्थिति होती जा रही है। जबकि ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, ये भोपाल, ये मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य सुविधाओं में फिर भी जो अच्छे जिले हैं जहां पे स्वास्थ्य सुविधाएं बाकी जिलों से बेहतर है। तो दूर दराज के ग्रामीण इलाके और छोटे जिलों की क्या स्थिति हो रही है, एक हम कल्पना ही कर सकते हैं कि क्या स्थिति हो रही है। तो सर, पहली बात, हमारी क्या कोई भूमिका नहीं थी? कर रहे हैं मुख्यमंत्री, जब हम सरकार में थे तब हमारी कोई भूमिका नहीं थी। हमने क्या स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिहाज से जो कदम उठाए जाने चाहिए थे किए? मेरी बात सुन, आप दीपेश जी, मेरी बात, आपके सवाल का बिल्कुल जवाब दूंगा, 2 मिनट मेरी बात पहले कंप्लीट होने दीजिए। आप आज छिड़काव की बात कर रहे हैं, बरसात का मौसम चल रहा है, आपने छिड़काव पहले क्यों नहीं किया? नगर निगमों पे क्यों आदेश नहीं किया? क्यों नगरीय प्रशासन विभाग ने उस तरीके से काम नहीं किया? सबसे ज्यादा डेंगू में दिक्कत आती है हाइड्रेशन की और प्लेटलेट्स कम होने की। ब्लड बैंक की क्या स्थिति है? अभी आज मैं इंदौर होकर आ रहा हूं, अगर कहीं प्लेटलेट की आवश्यकता है तो एमवाई अस्पताल में व्यवस्थाएं नहीं है, आदमी कहां से लाएगा? इन चीजों की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सरकार की थी। अब आपने हमारे 15 माह के शासन की बात की, मैं आपको इंदौर के पीसी सिटी अस्पताल का उदाहरण देता हूं। जब कमलनाथ जी की सरकार आई थी तो कितनी जल्दी काम होके किस तरह से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया जाएगा सर्वविदित है। और 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, फिर 15 माह कांग्रेस की आई और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो आज ये स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई है, जो स्थिति गड़बड़ाई हुई है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से
समझती तो शायद ये नौबत नहीं आती। खैर, मैं वापस लौटूंगा, एक बार डॉक्टर पंडित को भी चर्चा में जोड़ लेते हैं। 15 माह में पूरी तरह से प्लानिंग की गई और कई चीजों को इंप्लीमेंट किया गया। इंदौर इसका जीवंत उदाहरण है। ठीक है सर, एक अस्पताल इसका जीवंत उदाहरण हो गया तो पूरे प्रदेश की स्थितियां क्या होंगी, खैर समझा जा सकता है। खैर, साथ में रहे सर डॉक्टर शरद पंडित, सवाल यहां पर ये उठता है कि आप व्यवस्थाओं को बहुत बखूबी समझ सकते हैं, कैसे इनका इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। योजनाएं बन जाती है सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से, इन्हें लागू कर दिया जाता है, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को कह दिया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत जो होती है वो शायद आप बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। सर, कहां दिक्कत आती है? सबसे पहले तो जो है इंफ्रास्ट्रक्चर कितना भी बड़ा हो और इंफ्रास्ट्रक्चर में कमियां तो आएंगी। क्यों? क्योंकि इन दिनों जो है ये जो है अपना रेनी सीजन है और इसमें जो होता है ब्रीडिंग जो है मॉस्किटो का बढ़ जाता है। ये जो मुख्यतः रोग है, डेंगू का है ये या मलेरिया का प्रकोप है, ये सारी चीजें जो है ब्रीडिंग प्लेसेस बढ़ती है तो मच्छर की उत्पत्ति बढ़ती है और उसकी वजह से ये बीमारियां इन दिनों हर वर्ष करीब करीब होती है। तो ये समस्या रहेगी। इसका सबसे पहले तो हमको ये करना होगा कि लोगों को इसके लिए अवेयरनेस करने के लिए लोगों को बहुत ज्यादा अवेयरनेस हमको पैदा करना पड़ेगी। यदि अवेयरनेस लोगों में होगी कि मच्छर इसका कारक है। हम सर मैं आपको इंटरप्ट करना चाह रहा हूं, मैं उस पॉइंट पर आना चाह रहा हूं। आपने कहा कि हर वर्ष ये स्थितियां होती हैं, इसके बारे में सबको जानकारी होती है, यहां तक कि आम इंसान भी समझता है कि बारिश के मौसम में बीमारियां होती हैं, उसको लेकर लोगों को जागरूक करना चाहिए। लेकिन क्या ये जानकारियां उन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को नहीं होती है जिन्हें व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना है? क्यों बार बार जिम्मेदार या फिर ये मुख्यमंत्री को या फिर स्वास्थ्य मंत्री को इस तरह से आगे आकर उन्हें निर्देशित करना पड़ता है? ये व्यवस्थाएं जो हर साल का है, हमें सिस्टम पता है कि होना है, उसके लिए जो व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए, क्या वो नजर नहीं आती हैं? हर बार ये देखने को मिलता है। नहीं, देखिए व्यवस्थाएं के संबंध में तो ये सब जो है पहले से मालूम रहता है और इसका अलर्ट भी जारी किया जाता है जो भी राज्य सरकार रहती है उसके द्वारा। और ये सारी चीजों को मैदानी स्तर पर जो है अमल करना ये वहां के जो है जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का काम है। तो इसमें सबसे पहली चीज ये है कि हमारे पास पहले से जो उपलब्ध बेड है उनको हमको चिन्हित करना पड़ेगा, उनको आइसोलेट करना पड़ेगा। कुछ बेड्स इन बीमारियों के लिए जो है, और इसके साथ ही साथ जो दवाइयां हैं, अन्य चीजें हैं जैसे कि हमारे ब्लड बैंक्स को या हमारी जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन यूनिट्स है उनको हमको मजबूत करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजों को पहले से अलर्ट करने में जो है ये सारी चीजें जो है कही जाती है, अधिकारी स्तर पे भी निर्देश दिए जाते हैं। मैं समझता हूँ कोरोना और कोरोना के बाद ये जो आपत्ति आई है तो उसकी वजह से जो है काम का दबाव भी जो है स्वास्थ्य विभाग पे, प्रशासन पे बिल्कुल बड़ा है। और कहीं ना कहीं हमने उम्मीद ये की थी कि कोरोना के बाद जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत करने की बात हुई है, अगर वो होता तो शायद इस तरह की नौबत नहीं आती। खैर, आशीष जी का रुख करते हैं। आशीष जी, अगर आंकड़ों के लिहाज से बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 10,000 लोगों पर सिर्फ 21 हेल्थ स्टाफ है। उसके बाद अगर बात की जाए तो 14,000 से ज्यादा पद अभी भी खाली पड़े हुए हैं। एक कि उनकी भर्तियां क्यों नहीं हो रही है, और दूसरा जब हमें पता है कि ठीक है अभी अगर हमने आधा स्टाफ कोरोना के लिए सेपरेट कर रखा है, वहां पर लगा रखा है, लेकिन दूसरी अगर गंभीर समस्याएं बढ़ रही हैं तो क्या हम उन्हें मैनेज नहीं कर सकते हैं? एक मैनेजमेंट का जो काम होता है, स्वास्थ्य विभाग की बात कर रहा हूं, अधिकारियों के लिहाज से बात कर रहा हूं, वो कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि यहां कमी महसूस की गई है? देखिए दीपेश जी, मैं दोबारा कहता हूँ, ये हर साल आने वाली मौसमी बीमारियां हैं और इनको कंट्रोल में करने के लिए जब भी आती है समीक्षा बैठक शीर्ष नेतृत्व के द्वारा की जाती है। ये तय किया जाता है कि कहीं कमी है या नहीं है, बाद बाकी सिस्टम अपनी तरह काम कर रहा है। और मैं दोबारा कहता हूँ कि मध्य प्रदेश के लोगों को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम पूर्णतः मजबूत है इस डेंगू और मलेरिया की बीमारी से निपटने के लिए। मेरे मित्र कह रहे थे कि सुनिए ना, देखिए जब भी आप किसी व्यक्ति की आज की स्थिति का आकलन करेंगे तो आपको रिलेटिव टर्म पे करना पड़ेगा। 2003 से हमने कहां पे प्रारंभ किया, तब हमारी मृत्यु दर क्या होती थी, तब शिशु मृत्यु दर क्या थी, तब संस्थागत प्रसव कितने थे। मुझे लगता है कि मैं इन सब बातों में नहीं जाता हूं। आप जानते हैं कि 2003 से लेके 2021 तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में शिवराज जी चौहान ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बेतहाशा वृद्धि की है और 15 महीने की कमलनाथ सरकार में सारी की सारी वृद्धि को बंद कर दिया गया। हर वर्ष अगर हम बजट में हेल्थ के सेक्टर को बढ़ाते भी हैं तब भी हम 750 रुपए की एक व्यक्ति पर हेल्थ के लिए खर्च कर पाते हैं सर, इससे ज्यादा नहीं होता वार्षिक रूप में।
दीपक जी सुनिए ना, अगर आप राष्ट्रीय एवरेज देखेंगे और हमारे समकक्ष जो जनसंख्या वाले राज्य हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, इन सब से कंपेयर करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि मध्य प्रदेश सारे आंकड़ों में बेहतर है। सुनिए ना मेरी बात, मैं जो कहना चाह रहा हूं कि आप मध्य प्रदेश की अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को आंकना चाहते हैं तो अभी एक रीसेंट परीक्षा जो मध्य प्रदेश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देके निकला उसको आप स्टडी करें। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में मध्य प्रदेश जो जनसंख्या के मामले में 6वें नंबर पर था, मृत्यु दर में, रिकवरी रेट में सदैव राष्ट्रीय एवरेज से बेहतर रहा। हम संक्रमण दर में 18वें 19वें नंबर पे आते थे। वहीं कांग्रेस के जितने राज्य थे, ये कांग्रेस के प्रवक्ता जितना उचक उचक के बोल रहे थे, पंजाब देखिए, महाराष्ट्र देखिए, राजस्थान देखिए, किस तरह से बेतहाशा अराजकता थी। तो सर इन सारे राज्यों में भी मध्य प्रदेश हेल्थ के मामले में सबसे पीछे है। हेल्थ में जितना खर्च ये दूसरे राज्य करते हैं उसमें मध्य प्रदेश कहीं नहीं लगता है। सर देखिए सर, आप परफॉर्मेंस की बात करिए, कोरोना की दूसरी और पहली लहर में 19वें स्थान पर हम हैं। हम कैसे परफॉर्मेंस, इस परफॉर्मेंस का ही जिक्र कर रहा हूं सर, 19वें पायदान पर आ गए हम उन तमाम राज्यों का जिनका आप नाम ले रहे हैं। कौन से? कोरोना में सर आप सिर्फ कोरोना देखेंगे और बाकी हेल्थ व्यवस्थाओं को छोड़ दीजिएगा फिर। अरे मैं तो और ये भी कोरोना भी उसी के अंदर आ रहा है। दीपेश जी, दीपेश जी आप लगातार कब से बोलने लगे? आप तो बहुत अच्छे एंकर हैं, बहुत मूर्धन्य पत्रकार हैं। मेरा विषय ये है कि मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी परीक्षार्थी को आंकना चाहते हैं वर्तमान परीक्षा में वो कैसा करेगा, उसका पास्ट रिकॉर्ड उठा के देखिए, तब आंकिए। दूसरी बात, आप किसी की अगर परफॉर्मेंस को वो कहां पर स्थिर है तो रिलेटिव टर्म्स में देखिए। डेंगू के मामले दूसरे राज्यों में नहीं है क्या? दिल्ली जैसा जो एक राज्य है, जो राजधानी है, वहां पर भी डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता देखिए, जिन्होंने स्वयं इस विषय पर एक समीक्षा बैठक की है, दिशा निर्देश जारी किए हैं। हम आइसोलेशन वार्ड जिला स्तर तक बनाने के लिए तैयार है। तो जब हम काम कर रहे हैं तो उसको सराहना चाहिए। बाद बाकी कांग्रेसियों ने ये तब हो रहा है ना सर, ये तब हो रहा है ना सर, जब अस्पतालों में मरीज जमीन पर लेटे हुए हैं। ये तब हो रहा है ना जब एक एक बेड पर 2-2 बच्चे लेटे हुए हैं। ये तब कर रहे हैं ना हम। अगर हम कोरोना में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए हैं, आपने दूसरे राज्यों से अगर कंपेयर किया, मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा काम किया है, तो फिर हमने उससे सीखा क्या? हमने क्यों आगामी भविष्य को लेकर उसके लिए तैयार नहीं किए? ये सबसे बड़ा सवाल होता है ना सर। लौट रहा हूं आपके पास। मध्य प्रदेश पूर्ण रूप से तैयार है आगामी किसी भी चुनौती से निपटने के लिए। ये कांग्रेसी किसी भी तरह का भ्रम फैलाए, जनता नहीं आएगी। बाद बाकी किसी एकाध पिक्चर से मध्य प्रदेश की पूरी आप पिक्चर को आंकने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि अन्याय है। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य संरचना के मामले में, अधोसंरचना के मामले में हर दिन आगे बढ़ रहा है शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, और आगे बढ़ता रहेगा। बिल्कुल बढ़ता रहेगा सर, लेकिन उसके बाद भी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को लेकर, खैर मैं लौट रहा हूं आपके पास। सूरी जी आपसे एक सवाल है। 14,000 अगर 10,000 लोगों में देखें तो हम 21 हमारे पास स्टाफ है, 14,000 से ज्यादा स्वास्थ्य वर्कर्स की अभी पद खाली हैं। क्या उन 15 महीनों में हमने ये विचार नहीं किया कि इतने लोगों की कमी हमें महसूस होती है? 10,000 लोगों में 21 लोग ही हमारे पास हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर हैं, हेल्थ स्टाफ के तौर पर हैं, तो हमें इस पर विचार करना चाहिए, भर्ती की प्रक्रिया को शुरू करना चाहिए। दीपेश जी बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने। 15 माह में सरकार हेल्थ की जो रहती है उसकी 1400 वैकेंसी डेंटिस्टों की निकाली कि जो पब्लिक हेल्थ सेंटर है दूर दराज के। आज हमारे कई MBBS डॉक्टर वहां जाना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो जगह रिस्क है। क्योंकि MBBS करने के बाद आदमी MS करने के बाद MCS करता है, बड़ी बड़ी डिग्री रहता है, तो वो ग्रामीण परिवेश में नहीं जाना था। इसलिए कमलनाथ 1400 वैकेंसी डेंटिस्टों की निकाली थी कि वो डेंटिस्ट वहां पे जाके हेल्थ सेंटर को मजबूत करने का काम करेंगे। आयुष की निकाली थी, वहां पे जाके हेल्थ सेंटर को मजबूत करने का काम करेंगे। आयुष की निकाली थी। कमलनाथ जी का विजन सभी लोग जानते हैं। आज छिंदवाड़ा उसका जीवंत उदाहरण है कि छिंदवाड़ा के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं की क्या स्थिति है और बाकी प्रदेश में क्या। 15 माह को छिंदवाड़ा जैसा विजन देने का काम कमलनाथ जी ने किया। आज अभी आशीष जी बड़ी बात कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में क्या स्वास्थ्य
सेवाएं और मध्य प्रदेश की जनता कैसे निश्चिंत रहे, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता वो ऑक्सीजन सिलेंडर देके लाइन में लगी हुई देख चुकी है, अपने आप को बिलखती हुई देख चुकी है, जब अपने परिवारजनों को अस्पताल में एडमिट नहीं करा पा रही थी। बहुत अच्छी बात की थी 2003 और 2021 तक के बीच में। सारे आंकड़ों को लेके एक और बार हम ढंग से डिबेट कर लेंगे, पर दो चीजों पे मैं ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। कुपोषण में 2003 में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी और आज मध्य प्रदेश 2018 और फिर नीचे गिरा है, कुपोषण में क्या स्थिति है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में मध्य प्रदेश 2003 में किस स्थान में था और आज निम्न से तीसरे स्थान पर। मेरे सवाल का जवाब आप दीजिएगा कि हमने नौकरी, हमने स्वास्थ्य सेक्टर को बढ़ाने के लिए क्या किया, हमने क्या स्वास्थ्य विभाग में जो पद खाली हैं उनको भरने के लिए कोई कदम उठाया, नहीं उठाया। हम ठीकरा जरूर फोड़ देंगे सर, हम सवाल जरूर खड़े कर देंगे, लेकिन हमने क्या किया ये भी एक सवाल खड़ा होता है। आशीष जी संक्षेप में अपनी बात रखिए, पंडित जी से एक और सवाल लूंगा संक्षेप। 15 माह की सरकार में जितना काम हुआ है ना, दीपक जी सुनिए, आशीष जी संक्षेप में अपनी बात करिए। दीपक जी देखिए, 15 माह में क्या हुआ, वो मध्य प्रदेश की जनता ने 28 उपचुनावों में प्रमाण सहित कांग्रेसियों को वापस कर दिया कि 15 माह में सिर्फ लूट और भ्रष्टाचार हुआ और कुछ नहीं हुआ। वैसे आप जो आंकड़ों की बात कर रहे थे, जिसमें 11 डॉक्टर प्रति 10,000 की पॉपुलेशन है, तो इससे नीचे कांग्रेस के तो सारे राज्य हैं। और उदाहरण के तौर पे अगर आप छत्तीसगढ़ देखें तो उसमें तो मात्र 7 है, राजस्थान देखें उसमें तो मात्र 5 है, और मध्य प्रदेश से ऊपर सिर्फ कुछ राज्य हैं जैसे तेलंगाना, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, केरला। लेकिन सर 2020-21 के बजट में भी देख लीजिए, आपने तो उसमें भी 15% की कटौती कर दी है। आशीष जी बजट में ही 15% की कटौती कर दी आपने। बघेल जी सरकार किस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं में छत्तीसगढ़ में काम करके दिखाती है। मत बोले सर, इन्होंने बात की कि मैंने पूछा था सर कि कमलनाथ जी ने क्या किया, आपने नहीं बताया। सूरी जी 2 मिनट जवाब लेने दीजिए। आशीष जी अगर 20-21 के बजट का जिक्र किया जाए तो उसमें भी आपने 15% की कटौती की है स्वास्थ्य के मसले पर ही, तब कोरोना से निपट कर सामने आए थे। देखिए, बजट इज ओनली एन एस्टिमेट, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आप स्पेंडिंग देखेंगे तो वो किसी भी 15 माह की शासनकाल से ज्यादा का होगा। ये जो बजट था ये स्पेसिफिक बजट था, कोरोना सेंट्रिक था। इसमें कोरोना की वैक्सीन के लिए कितना पैसा लगा, 5% से भी कम खर्च करेंगे हम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर, जब हमको पता है कि इतनी बड़ी महामारी चल रही है, अभी खत्म भी नहीं हुई। दीपक जी सुनिए ना, मेरे मित्र कह रहे थे कुछ आंकड़ों के बारे में, बाल मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, ये सारी की सारी 2003 से लेके आज तक आधी रह गई है। और संस्थागत प्रसव उस समय जो 27% था, आज 90%। ठीक है सर, हम कितना ही व्यवस्थाओं को दुरुस्त बताने का प्रयास करें, आंकड़ों के लिहाज से कितना ही हम अपने आप को स्पष्ट करने की कोशिश करें, लेकिन सच्चाई आज नजर आ रही है सर। और सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जिन अधिकारियों को इस पूरे मामले को लेकर देखना चाहिए, जिन्हें व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना चाहिए, वो आखिर कहां रहते हैं? क्यों आखिर इन पूरे मसले को लेकर गंभीरता से विचार नहीं किया जाता है? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आज फिलहाल इस खास मुद्दे में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।